नून लीग जो है उसकी सियासत जो है वो इंतहाई जंग आलूद हो चुकी है। इमरान खान ने मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ले लिया। तो खाया पिया क्या, गिलास थोड़ा बड़ा आने। इस कौम को क्या मिला? खर्चा, मजीद खर्चा, मजीद खर्चा। मियाँ साहब जेल जाने के लिए तैयार हो कि परवेज लाई की तो हालत वो हो गई है कि ना घर का ना घाट का। तो अब अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आपको पता है कि इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान से दिल तो जुड़ा होता है ना। हर वक्त लम्हा बलम्हा खबरें जो हैं वो आ रही होती हैं। जो अभी लेटेस्ट आई है वो तो कराची बल्दियाती इलेक्शंस की है, लेकिन उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। असल अभी मेरी कई लोगों से बात हुई, मेरी लंदन में भी आज बात हुई, और लगता यही है कि नून लीग जो है उसकी सियासत जो है वो इंतहाई जंग आलूद हो चुकी है। और नून लीग के जो रहनुमा है सारे, उनको इतना जंग लग चुका है कि उनसे काम नहीं होता। वो बस बातें कर सकते हैं महफिलों में बैठ के, प्राइवेट महफिलों में बैठ के। और हकीकत यह है कि जो एनर्जी इमरान खान के पास है कि वो दिन में 1 या 2 इंटरव्यूज कर रहे हैं, कई कई लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, कई कई वफूद को मिल रहे हैं एक वक्त में, चाहे वकीलों का हो, चाहे उनके अपने यूट्यूबर्स हों, चाहे ट्रेड यूनियनिस्ट हों, चाहे वो ये जो है मुजावरीन हों मुख्तलिफ इलाकों के, उन सबको वो मिल रहे हैं बारी बारी। फिर वो खिताब भी कर लेते हैं, फिर वो मीटिंग्स भी कर लेते हैं। तो नून लीग में तो कोई सारे मिलाकर भी इतनी हरकत में नहीं। और उसकी एक वजह ये है, अब आपको नजर आ रही है कि कभी पंजाब जो किला होता था नून लीग का, जिसमें कहते थे कि सेंट्रल पंजाब एक ऐसी जगह है कि जहां मियाँ साहब खंबा भी खड़ा करेंगे, उसको भी टिकट देंगे तो वो भी जीत जाएगा। तो अब वो सूरत हाल नहीं है। और इस वक्त यह है कि सेंट्रल पंजाब खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला जो है वो बड़ा मजबूत है। और नून लीग का जो अपना गढ़ है, और वो गढ़ लाहौर, तो लाहौर शहर के अंदर भी नून लीग के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज के दिन में अगर इन ऑल फेयरनेस, अगर हम सच्चाई से बात करें, ईमानदारी से बात करें, तो 2018 से ज्यादा मकबूलियत जो है वो तहरीक इंसाफ की इस वक्त लाहौर शहर के अंदर है। आप ये देखें ना कि लाहौर में जिस तरह से उन्होंने असेंबली में अपने अरकान पूरे किए, 186 या 187 जितने भी थे, इनको कानो कान खबर भी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह तो आए थे और बयान कर रहे थे कि जी हम इस्लामाबाद लेके जाऊंगा लाहौर को और पंजाब की हुकूमत को। तो वो वहीं पे उनको बैठना पड़ गया, वहीं पे उनको विराजमान होना पड़ गया, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। फिर सबके तज्जिए थे और मेरा भी था, हर एक का था, कि जी चौधरी परवेज लाई जो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। चौधरी परवेज लाई ने असेंबली भी डिसॉल्व कर दी। और इमरान खान ने अपने एक ही बॉल से उन्होंने ना सिर्फ अपने मुखालफिन को पंजाब में बैकफुट पे कर दिया, क्योंकि जरदारी साहब, चौधरी शुजात, ये वो सारी मीटिंग्स हो रही थी शहबाज साहब के साथ भी, वो सारी मीटिंग्स ही करते रहे और उन्होंने अपना काम कर लिया, असेंबली में नंबर्स भी पूरे किए और असेंबली को तहलील भी कर दी है। अच्छा, दूसरी जो उन्होंने विकेट गिराई वो एक्चुअली उन्होंने परवेज लाई की गिराई। कि परवेज लाई की तो हालत वो हो गई है कि ना घर का ना घाट का। तो अब वो जो हम एक अजीब सी मिसालें देते हैं उर्दू जुबान में, तो परवेज लाई मैं बेटे और मैं कुछ और लोगों के तहरीक इंसाफ में जम होने जा रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि परवेज लाई के साथ पंजाब के और भी कुछ लोग हैं, वो भी तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें मियाँ इमरान मसूद भी हैं, मियाँ हारून मसूद भी हैं, और लोग भी हैं। ये लोग भी, अब इनको उम्मीदें हो गई हैं कि तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्ट के साथ ये लोग अपनी अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो नाकामी होगी इनको वो ये है कि ये एक धड़ा बन के, एक ग्रुप बन के अब उस तरह के किंग मेकर्स नहीं रहेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है उसी के मरूने मिन्नत रहेंगे कि वो क्या करते हैं। अब देखें, शहबाज शरीफ तो खुश है वजीर आजम बन के, कभी वो सूट पहन लेते हैं, कभी ट्रैक सूट पहन लेते हैं। अभी वैसे उनको ये वजारत उसमें जच नहीं रही है सही मानों में, आप देखें तो ना उनसे कोई बात करने सुनने का उनकी मजा आ रहा है, ना उनके कोई ऐसे कारनामे हैं कि जिसमें आदमी कहे कि हाँ जी ही लुक्स लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। हमजा शहबाज का पता नहीं कि वो कहाँ है। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे हैं, नहीं है, यानी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग लाहौर में 2-3 लोगों की सर पे चल रही है, कता तारड़ के सर पे चल रही है, ख्वाजा इमरान नजीर के सर पे चल रही है, जो भी चलने को कहते हैं आप। ये सारे वर्कर्स हैं, ये बड़े अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं,
लेकिन ये लीडर नहीं है, ये कदावर लीडर नहीं है। तो अगर तो नून लीग ने अपने आप को दोबारा से जिंदा करना और पंजाब में अपने वोट बैंक को असर नौ से उन्होंने तंजीम करना है, मुरतब करना है, तो मरियम बीबी को भी वापस आना पड़ेगा, मियाँ साहब को भी वापस आना पड़ेगा और तमाम घोड़े उनको घर घर जाके दौड़ाने पड़ेंगे, ना सिर्फ अपने पुराने खैर खाओं के पास बल्कि नए लोगों के पास भी। अभी तक ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं कि मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पीआईडी के हॉल में बैठ के, और वो समझती हैं कि जी मैंने इमरान खान का काउंटर कर लिया और मैंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा दी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान इनके हाथ नहीं आ रहा। वो पंजाब में तो उसने इनको जिसे कहते हैं तिलकने भी नहीं दे रहा। अब अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, जिसकी बड़ी उम्मीद है वो हो जाएंगे नाअहल, तो उसके बाद जो कानून साजी हो रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इमरान खान दोबारा अहल भी हो जाएंगे। और अगर वो अहल नहीं होते तो कोई ऐसा कानून नहीं आता, तो फिर आप ये समझ लें कि मियाँ नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे और वो मियाँ नवाज शरीफ को काबिल कबूल नहीं है। अपने आप को दोबारा अहल करने के लिए अगर इमरान खान को भी दोबारा एक्सेप्टेबल कराना पड़ेगा तो वो कर लेंगे। आप याद करें मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो 18वीं तरमीम के बहुत खिलाफ थे, वो नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जब जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम दी तो उसमें उन्होंने एक शिक रख दी कि जी आप 3 बार वजीर आजम हो सकते हैं या तीसरी बार भी वजीर आजम हो सकते हैं। तो मियाँ साहब ने मनोवन उसके ऊपर जाके दस्तखत कर दिए और इस तरह वो 18वीं तरमीम जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, क्योंकि मियाँ साहब को अपनी वजारत उस्मा जो है उसके मुकाबले में हर चीज ईच लगती है। अब वो अगर पाकिस्तान आके जेल नहीं जाना चाहते, अगर वो तकलीफें नहीं उठाना चाहते, अगर वो लंदन बैठ के मीटिंग्स करना चाहते हैं, अगर वो यहीं पे हाइड पार्क में वॉक करना चाहते हैं या वो बे वाटर्स में अपने बेटे के दफ्तर में जाके वहां पे टाइम गुजारना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की सियासत उनकी मरती रहेगी, मजीद दफन होती रहेगी। इनमें और अल्ताफ हुसैन में फर्क है। अल्ताफ हुसैन को कोई पसंद करे या ना पसंद करे उससे फर्क नहीं है, लेकिन अल्ताफ हुसैन एक तहरीकी लीडर थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक आप समझे एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए नर्म और नाजुक गोद में पले बड़े और उस तरह से उनकी परवरिश हुई। उनको सौबतें उठाने की या मुश्किल उठाने की उनको आदत नहीं है, ना उनको कुछ जरूरत है इसमें। अब ये नया बयानिया बनाएंगे तो इनकी जिंदगी में या नून लीग की जिंदगी में कोई जान आएगी, और अगर ये पुराने बयानिया भी चलते रहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो उसमें अब दमखम नहीं रहा। उसमें पहले भी नहीं था और उसमें अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस इनकी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। इमरान खान ने मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ले लिया। इमरान खान कहते हैं कि जी हम असेंबली में दोबारा जाके बैठेंगे, वरना ये अपनी मर्जी का निगरान सेटअप ले आएंगे राजा रियाज के साथ मिलकर। तो ये तो हम बड़े देर से कह रहे थे, ये तो 6 महीने से हम लोग इनको समझा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो अब इमरान को समझ आ गई है बात, वो ये कि वो बाहर रह के असेंबली तोड़ नहीं सकते और वो एक अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शंस नहीं करवा सकते, और उनको डर है कि पंजाब में भी इलेक्शंस डिले होंगे, जो कि मुझे लगता है कि होंगे और होने भी चाहिए। लॉजिकल रीजन है, इसमें कोई जिद की बात नहीं है। तो अब इमरान खान ने जो मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स लिया है और उसमें दोबारा जब असेंबली जाते हैं तो उनके वोटर्स जरूर एक दूसरे को सवाल पूछेंगे कि यार हमने तो असेंबली से रिजाइन करना तो आज तक तो उन्होंने रेजिग्नेशन अपने एक्सेप्ट नहीं करवाए, वहां पे स्पीकर के पास नहीं गए, मुराद भी लेते रहे, पार्लियामेंट लॉजेस भी लेके रखी, गाड़ियां भी लेके रखी, पेट्रोल भी फूंकते रहे। तो खाया पिया क्या, गिलास तोड़ा 12 आने। इस कौम को क्या मिला? खर्चा, मजीद खर्चा, मजीद खर्चा, कंफ्यूजन और कंफ्यूजन। बहरहाल अब 2 बातें सामने आ गई कि इमरान खान को भी एहसास हो गया कि उनकी हर बात नहीं मानी जाएगी, और वो एक लाडला बच्चा जिसको तमाम की तमाम टॉफियां चाहिए थी, चॉकलेट चाहिए था, पूरी अपनी उसने गोद भर के उसने मुट्ठी भर भर के खानी थी, वो अब नहीं होगा और उसको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और उसी में वो जेल भी जा सकते हैं, उसी में वो नाअहल भी हो सकते हैं। और आप देखें कि जिस तरह इमरान खान ने कराची को 1150 अरब रुपए का एक पैकेज दिया था, आज उसी तरह से कराची वालों ने उसको 2/3 अक्सरियत भी दे दी। देखा कि ना इसने पैकेज दिया ना उन्होंने अक्सरियत दी, और ये 2/3 अक्सरियत डिमांड करने वाला या क्लेम करने वाला शख्स जो है एक्चुअली 2/3 अक्सरियत से हार गया वहां पे, और उसकी जमात जो है वो हार गई है। इससे पता चलता है कि ग्राउंड पे उन्होंने कितना काम किया, क्या नहीं किया, इनकी कारकर्दगी क्या रही। जो टसल है वहां पे वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में है।
क्योंकि जमात इस्लामी का ये क्लेम है कि हमें तो 100 से ज़्यादा नशिस्तें मिलनी थी, हमारे साथ धांधली हुई। पीपल्स पार्टी बहरहाल 100 के करीब ले गई है नशिस्तें, जमात इस्लामी की 85 के करीब है, बाकी सारे बिल्कुल नीचे, और तीसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ है। तब जमात इस्लामी टेक्निकली जो है वो हुकूमत अपनी बना सकती है लोकल बॉडीज में और अपना मेयर ला सकती है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलाक कर लेते हैं या अगर वो नून लीग से इलाक कर लेते हैं, तो तब भी उनके पास वो नंबर्स पूरे हो जाते हैं। लेकिन अभी तो वो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं एहतजाज करने, उनके पास काफी एविडेंस भी है बकौल उनके कि वो जाएंगे और बताएंगे कि यार कौन कौन से हलकों पे धांधली हुई है। इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि जमात इस्लामी जो है वो कराची में अपनी हुकूमत या लोकल बॉडी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो सकती है, और ये बड़ी खुशाइन चेंज होगी अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि जमात के मुतालिक हमें ये पता है कि वो है मुखलिस लोग, ऑनेस्ट लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। और कराची में मरहूम नेमतुल्लाह साहब जो हैं, उनकी जो कारकर्दगी रही है, ये सारे उससे बेहतर काम करना चाहते हैं, उनसे भी ज्यादा करना चाहते हैं। तो इनमें एक आग है, इनमें एक जोश है, एक वलवला है, जिसकी वजह से ये करना चाहेंगे। तो वो कराची के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन आने वाले दिन जो है नून लीग के लिए इतने अच्छे नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अनलेस अनटिल मियाँ साहब जेल जाने के लिए तैयार हों। देखिए, बगैर मरे तो जन्नत में भी नहीं जा सकते मियाँ साहब। आप तो तकलीफ नहीं उठाएंगे तो आपका 35 साल की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो दफन होती रहेगी। फैसला आपने करना है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मजीद अपडेट्स आपको बैक वक्त फौरी वक्त पे मिलती रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। मेयर कराची जो होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला होगा, ये बात तय है। पीटीआई के साथ हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसको सियासी जमात समझते ही नहीं है। ये लोग नफरत पाकिस्तान तरीके इंसाफ से करते हैं, शायद किसी जमात से ना करते हो, क्योंकि आपको बदतमीजी यहाँ मिलेगी, गालम गलोच इनके पास मिलेगी, झूठ यहाँ पे मिलेगा, यू टर्न्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, करप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। फराह गोगी का किस्सा हो या पिंकी पीरनी के मदीना की रियासत की हाथ में तस्बीह और दिमाग में उसके, वो तो आपने सब सुन लिया। साफ हुसैन का फ्यूचर नहीं है, ना ही सियासत में, ना ही पाकिस्तान में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान नियाजी का भी कोई वास्ता नहीं रहेगा सियासत के साथ। किसी नशई मवाली के कहने पर हम वो नहीं तोड़ेंगे। हम इंशाल्लाह ताला अपने टाइम पर इलेक्शन कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नज़ीम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा। नाज़रीन, कराची में बिलाहिर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो हो चुके हैं, और कराची के अलावा सिंध भर में बल्कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो करवाए गए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कराची के अलावा तमाम जगहों पर मेजॉरिटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब रही है। लेकिन दूसरी तरफ कराची की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, जो कि पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा जो है वो शहर है, और ये कहा जाता है कि वो बैकबोन है पाकिस्तान की, तो ये गलत बात भी नहीं है। वहाँ के मेयरशिप को लेके इस वक्त लड़ाई अभी तक जारी है। इंतखाबात कल मुनक्किद हुए थे, रात भर हमने देखा कि नताइज आते रहे। कोई कहता रहा कि हमारी जमात जो है वो जीत रही है, कोई कहता रहा हमारी जमात जीत रही है। जो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उसका तो तारीखी तौर के ऊपर सियासी जनाजा जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में निकला। यहाँ तक कि उनके अपने जो मेयर के उम्मीदवार थे खुर्रमशेर जमान साहब, वो भी जो है वो यूसी का इंतखाब हार गए। आप अंदाज़ा करेंगे जिस पॉपुलैरिटी की तहरीक इंसाफ बात करती है उसमें हमने देखा कि वो अपने यूसी सतह पर भी नहीं जीत सकती है, जो कि मेयर के लिए जो है वो लड़ रहे थे। असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के माबैन रहा, चूँकि जो एमकेएम थी उसने बायकॉट किया था। इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं सिंध के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी ज्वाइनिंग का और आपके वक्त का। सर, मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि सईद गनी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद जो रहनुमा उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि हम जो है वो जमात इस्लामी को ऑफर करते हैं कि वो हमारे साथ कोलैब करे, मतलब हमारे साथ मिलके जो है वो मुश्तरका हुकूमत जो है वो बल्दियाती लोकल बॉडीज़ की वो बनाए। तो एक तरफ आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अभी इंतखाबात का रिजल्ट पूरा आया नहीं है और आप उनको ऑफर दे रहे हैं। और ऑफर किस बुनियाद पे आप दे रहे हैं, पहले तो हमें ये बताइए कि आप मेयरशिप उनको देने के लिए राजी हैं कराची की, या डिप्टी मेयरशिप देंगे? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और इसी हिसाब से मैं उनका हक बनता है। मेयर कराची जो होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला होगा। जहाँ तक बात है, कोई हतमी हमने फैसला नहीं किया कि हम जमीयत के साथ बात करेंगे या दूसरों के साथ बात करेंगे। हम एक सियासी जमात हैं और सियासी जमात
हमेशा अपने रास्ते साफ रखती है, अपने विजन ओपन रखती है। ये बात तय है कि पीटीआई के साथ हम नहीं जाएंगे किसी सूरत, उनसे अलग ही रहेंगे, क्योंकि हम उसको सियासी जमात समझते ही नहीं हैं। जहाँ तक बात है, नून लीग वैसे भी हमारे एलाइज हैं, उनकी भी कुछ सीट्स हैं, और छोटी छोटी पार्टीज हैं, उनकी भी कुछ सीट्स हैं। इसी तरह से जमीयत की अच्छी मेजोरिटी आई है, तो हम उनसे बात करेंगे, बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमने हतमी फैसला नहीं किया कि हम किसके साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमने सिर्फ ये जाहिर किया कि हमारे विजन इज ओपन, रास्ते हमने अपने खुले रखे हुए हैं किसी भी अच्छे इत्तेहाद के लिए। बात सिर्फ ये नहीं कि हम मेयरशिप कराची के लिए, बात यह है कि मेयरशिप के साथ साथ कराची की भलाई करनी है, सबके साथ मिल के चलना है, ताकि बेहतरी आए और तरक्की हो कराची शहर की। ठीक हो गया तैमूर साहब, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कल हमने देखा कि जब इंतखाबात हो रहे थे तो रात 8 साढ़े 8 बजे तक तमाम सीनियर सहाफ़ी, तमाम खबरें ये बता रही थी कि हाफिज नईम साहब और जमात इस्लामी जो है वो सबसे आगे है। लेकिन हमने देखा 8:30 9 बजे के बाद एकदम से रिजल्ट चेंज होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मेजोरिटी में आने लग जाते हैं। तो हमें प्लीज ये बताइएगा कि रात को वैसे तो हमने ये देखा कि तमाम पॉलिटिकल जमातों की, मैं खाली पीपल्स पार्टी को नॉमिनेट नहीं करूंगा, हमने देखा कि ट्विटर पे भी वो चल रही है, कोई तराजू पे ठप्पे पे ठप्पा लगा रहा है, कोई आपकी तीर के ऊपर ठप्पे पे ठप्पा लगा रहा है, वहां पर कोई बल्ले के ठप्पे पे ठप्पा लगा रहा है, और तमाम लोगों की धांधली की जो होती हैं वीडियोस वो मौसूल हुई हैं। इतनी हमारे पाकिस्तान में तो वैसे आम होती है, लेकिन फिर भी रात 8 साढ़े 8 बजे तक हाफिज नईम साहब और जमात इस्लामी जो है वो लीड कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा 9 बजे के बाद क्या हुआ है कि आपकी पार्टी जो है वो लीडिंग में आ गई? हाँ, नहीं जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं अपने पॉलिटिकल ऑफिस में था, और जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे थे वो उसी वक्त रिजल्ट हमारे पास लोग ला रहे थे, और हमने डायरेक्शन दिए हुए थे सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को कि जो आपका फॉर्म 11 होता है उसकी कॉपी ले। फॉर्म 11 आपके पास आ गया, मतलब आपके पास अनऑफिशियल रिपोर्ट आ गई, रिजल्ट आ गई, उसके बाद फिर ऑफिशियल रिपोर्ट उसी पे बनती है। तो लिहाजा हमारे जितने फॉर्म 11 हैं हमारे पास भी हैं, पीटीआई के पास भी हैं, जमीयत के पास है। तो जैसे जैसे फॉर्म आते गए हम अनाउंस करते गए। एक एक्चुअली एक शोशा हवा में छोड़ा हुआ था, एक बात गर्दिश करा दी थी जबरदस्ती कि पीटीआई बहुत कोई कराची शहर में आम जाम जमात है। हालांकि मैं समझता हूँ जितनी लोग नफरत पाकिस्तान तरीके इंसाफ से करते हैं शायद किसी जमात से ना करते हो, क्योंकि आपको बदतमीजी यहाँ मिलेगी, गालम गलोच इनके पास मिलेगी, झूठ यहाँ पे मिलेगा, यू टर्न्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, करप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी, फराह गोगी का किस्सा हो या पिंकी पीरनी के हारों के किस्से, तो ये सारे आपको पीटीआई के अंदर ही मिलते हैं। और उसके बाद ऑडियो लीक्स के बाद तुमने सुन भी लिया कि खुद इमरान नियाजी कितना गलीज शख्स है, किस किस्म की उसकी जहनियत और सोच है, बातें करता है वो मदीना की रियासत की, हाथ में तस्बीह और दिमाग में उसके, वो तो आपने सब सुन लिया। तो लोग अवेयर हैं, लोग देख रहे हैं कि ये पूरा ड्रामेबाज है, लोग को समझ गए हैं कि इसने सिवाय झूठ के और बेवकूफ़ बनाने के कराची वालों के साथ कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए कराची शहर के साथ। 4 साल में जब भी आया भीख मांगी, ज़कात के पैसे लिए, खैरात के पैसे लिए और जाके अपनी सियासत पे लगा दिए। अच्छा तैमूर साहब, मुझे जी ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर रूल कर रही है और सूबाई हुकूमतें तो रहती ही आपकी हैं। हाफिज नईम साहब ने भी जो एड्रेस किया लोगों को, यही किया कि जनाब इन लोगों ने कुछ नहीं करना और हमें वोट दें, हम कराची के लिए खास तौर पे कुछ करेंगे। कराची एक टाइम पे एक शाइनिंग शहर होता था और मतलब कि 70% आप लोग कहते हैं कि आप लोग जो है वो फीड भी करते हैं पूरे मुल्क को कराची के थ्रू, तो बात दुरुस्त भी है, लेकिन कराची का आप लोगों ने हाल क्या किया है सर? कचरे के ढेर है वहाँ पर, बसेस नहीं है वहाँ पर, ट्रैक्स जो है वो नहीं है, लोग बड़ी मुश्किल की जिंदगी वहाँ पर जो है वो गुजार रहे हैं, और सबसे बड़ा शहर है कराची। तो उसकी मेयरशिप के लिए आज आप इतने उतावले तो हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कई दहाइयों में कराची और खुसूसन सिंध के साथ किया क्या है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हर जमात को मौका मिला कराची सर्व करने का, जमायत को भी मौका मिला कराची में सर्व करने का, नून लीग को भी एक ज़माने मौका मिला सर्व करने का। एमक्यूएम ने लगातार बहुत साल हुकूमत की कराची पे और सूबे सिंध पे भी। उन सब को आज़माने के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़माया और हम उस आज़माइश में पूरे पड़े। आज पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन हेल्थ केयर का निज़ाम, मुफ्त इलाज, मोस्ट हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो कराची के और सिंध सूबे के दूसरे अस्पतालों में होती है। आपने देखा हम थोड़ा बैकवर्ड थे ट्रांसपोर्ट के मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कराची में बसों का एक नेटवर्क बना दिया, नई बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, ये सब चीज़ें हम देख रही है। ये ओवरहेड पासेस, ये अंडर पासेस, ये सब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तोहफा दिया है
कराची को और पूरे सिंध सूबे को कराची के साथ साथ। ये चीज़ें लोग देख रहे हैं। आप अगर ज़रा जहन लड़ाएं और ज़रा मेमोरी में जाएं पीछे कुछ टाइम, तो आपको याद आएगा कि मीरपुर खास शहर एमक्यूएम के पास होता था, सखर शहर मीरपुर खास और सखर शहर भी उनके साथ एमक्यूएम के पास होता था। हैदराबाद और कराची इनके गढ़ थे। हमने कोई 10 साल पहले अपना मेयर जितवाया जो आज भी जीतता आ रहा है सखर में। हमारा मीरपुर खास में अपना मेयर है। हमने इसी तरह से आज पूरा हैदराबाद क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप, मुखालफों को बोल्ड कर दिया हमने पहली बॉल पर। और इस तरह कराची में भी हमारी मेजोरिटी है। तो हम ये काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उसी का हमें रिजल्ट मिल रहा है जिस तरह से हमें वोट पड़े। अच्छा तैमूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एमकेएम से मुतल्लिक अभी आपने तज़किरा कर ही दिया, तो मैं सवाल कर लेता हूँ आपसे। एमकेएम फेडरल में वफाक में आपकी ये तहद्दी है, वजारतें वो भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हैं, वफाक के अंदर पीडीएम का हिस्सा है, यहाँ पर वो बायकॉट कर रही है। आप उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना था, अगर वो इलेक्शन लड़ते तो एमकेएम को लेके जो वफाक में आप साथ बैठे हुए हैं, सिंध के अंदर आप लोग जो है वो पहले की बात करें तो कई हुकूमतों में वो आपकी वफाक में भी अलाए रहे हैं पीपल पार्टी को, और सिंध की हुकूमत में भी अलाए रहे हैं। अभी भी गवर्नर उनका बैठा हुआ है और वो सारे धरों को एमकेएम की इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने बायकॉट किया इलेक्शन का। बट हम ये देख रहे हैं कि वफाक में एक पार्टी आपकी अलाए है और सिंध के अंदर और जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो वो आपके खिलाफ होती है और वो बायकॉट करती है। तो क्या आपस में बैठ के आप लोगों ने डिस्कशन कोई नहीं की थी? क्या एतराज़ात थे आप लोगों के जो आप लोगों ने नहीं माने? क्योंकि सूबाई हुकूमत तो आपकी है और वफाक में जो पार्टी आपकी अलाए है वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही। और दूसरा ये मैं साथ पूछना चाहूँगा कि अल्ताफ हुसैन साहब को लेके जो है वो ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं अपनी पंजाब की अगर बात करूँ तो पंजाब की साइकी ये बताती है कि ये जो तमाम धरे इकट्ठे हो रहे हैं तो सोचा ये जा रहा है कि शायद अल्ताफ हुसैन साहब के लिए जो है वो शायद कोई प्लेस जो है वो बनाई जा रही है, जगह बनाई जा रही है। ऐसा मुमकिन है? आप क्योंकि वहाँ के चूँकि आप सूबाई वजीर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं सिंध के हवाले से? पहली बात तो अल्ताफ हुसैन का फ्यूचर नहीं है, ना ही सियासत में ना ही पाकिस्तान में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अनकरीब इमरान नियाजी का भी कोई वास्ता नहीं रहेगा सियासत के साथ कहीं भी पाकिस्तान में। हाँ, बरतानिया में जाके उनकी बड़ी रिश्तेदारियां हैं, वहाँ पे जाके वो कर लें अपनी सियासत जो करनी है। पाकिस्तान में उनका भी पट्टा हमने गोल कर दिया है। एमक्यूएम को हमने बड़ी कोशिश की, समझाया हमने। हमारा कोई रात के 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक हम उनको समझाते रहे। जो उनकी डिमांड थी हमने सारी पूरी की। कुछ एक आध डिमांड बच गई थी जो ज़रा टाइम पीरियड कम था, हमने वो भी आर्टिकल 10(1)(a) के तहत लेटर निकाल दिया लोकल गवर्नमेंट का, नोटिफाई कर दिया उनकी जहाँ पर उनका इलेक्शन नहीं करानी थी, हमने कहा वो डिले कर देते हैं उस एरिया में। पर हमारे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं। हमारे पास कोर्ट्स भी होती हैं, हमारे पास इलेक्शन कमीशन भी है। तो इनका जो डिमांड थी वो इलेक्शन कमीशन ने पूरी नहीं करने दी। उसके बाद भी हमने बड़ा समझाया कि आए इलेक्शन लड़ें, पर शायद उन्होंने अभी ताज़ा एक अपना जमगट्ठा फिर से एक साथ इकट्ठा किया है। और मैं समझता हूँ उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए शायद टाइम लग रहा होगा, इतना जल्दी ऑर्गेनाइज ना कर सक रहे होंगे। और उनको शायद कोई गलतफहमी थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, रुक जाएंगे। तो उस गलतफहमी मेरे ख्याल से उन्होंने नुकसान किया है। मुझे तो खुशी होती है अगर एमक्यूएम आगे खड़ी होती, क्योंकि उसके बाद आज पीटीआई तीसरे नंबर पे है। अगर ये होते तो पीटीआई चौथे नंबर पे आती, तीसरे नंबर पे एमक्यूएम होती। ठीक हो गया तैमूर साहब। मैं आखिर में एक सवाल जो है वो पूछना चाहूँगा कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं सूबे भर में। हमने देखा कि पंजाब की हो चुकी है, केपीके के बारे में एक कहा जा रहा है कि शायद वो कल कर दी जाएगी। 2 सूबाई असम्बलियाँ अगर तहलील हो जाती हैं तो वफाक को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे सूबे की सतह के ऊपर, और पैसे हमारे पास मौजूद तो है नहीं, मुल्क की जो हालत है वो तो हमें मालूम है। लेकिन अगर दोनों सूबों में इलेक्शन होते हैं और सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, तो क्या सिंध के अंदर आप लोगों की हुकूमत है तो आप लोग भी सिंध असम्बली को तहलील करके वफाक की सतह के ऊपर जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाने का कोई प्लान है आपका अगले 2-3 माह के अंदर, या आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग असम्बली तहलील करेंगे? इलेक्शन होगा। अगर आप जनरल इलेक्शन की बात करें, जनरल इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होगा और अक्टूबर के महीने में होगा। अक्टूबर तक कोई इलेक्शन नहीं होगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम पीरियड है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम होता है किसी भी हुकूमत का, किसी नशई मवाली के कहने पर हम वो नहीं तोड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपने टाइम पर इलेक्शन कराएंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कि एमक्यूएम भी मैं समझता हूँ पार्टिसिपेट करेगी, बाकी सारी जमातें पार्टिसिपेट करेंगी, और जो सबसे एक जमात आखिरी नंबर पे फेल होगी वो पीटीआई होगी। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि सूबाई वज़ीर सिंध जो है वो तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बल्दियाती इंतखाबात पर भी गुफ्तगू की हमने और वफाक की सतह पर भी बात की, जो असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं उस पर भी बात की।
आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर। हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब चंद घंटों की बात है ना। एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि वो टॉप 2 में भी नजर नहीं आ रही पीटीआई? उन्हें तो ये नजर आ रहा था कि जमीन निकल चुकी है उनके पांव तले। ये बाईकाट ऐसे नहीं होते, बाईकाट का पता होता है कि भाई कुछ नहीं है। वो तो आपको डिप्टी मेयर की सीट भी देने को तैयार नहीं है। 301 डिब्बे के अंदर 300 वोट डाले गए और 450 उससे निकले। तो महारल ये कर्तव्य और ये मदारियां भी वहां नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, कराची के इंतखाबात हमने देखे, बड़े क्रूशल जो है वो इंतखाबात हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी धांधली के इल्ज़ामात लगे एक दूसरे पर, लेकिन अभी तक जो है वो फाइनल रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं चला कि कौन होगा मेयर अगला कराची का। क्या जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब जीत हासिल करेंगे और सुरखरू होंगे, या पीपल्स पार्टी कामयाब होगी? और पीटीआई जो इतने बड़े दावे कर रही थी, जैसे इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, और कराची में वाकईतन मेजॉरिटी थी उनकी 2018 के इलेक्शन में। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि कराची पहले 2 जो नाम हैं उनमें पीटीआई का कोई हमें कारकुन नजर नहीं आ रहा। कोई मेयर का जो कैंडिडेट था खुरम शेर जमान, वो बाकायदा तौर पे खुद ही इलेक्शन हार चुके हैं। तो अब पीटीआई क्या करेगी और क्या नजर आ रहा है कि कौन मेयर होगा कराची का? हमारे साथ मौजूद हैं फरीद पराचा साहब, जो कि मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं जमात इस्लामी के। उनसे पूछते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां तो नहीं है इस सारे इलेक्शन में, तो वो क्या समझते हैं जमात इस्लामी का क्या लायामल है, और क्या हाफिज नईम साहब बन सकते हैं मेयर या नहीं? सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक जी। मुझे ये बताएं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं? हाफिज नईम साहब से कोई बात हुई है आपकी? काफ़ी वो मसरूफ़ हैं, हमारे तो कॉल नहीं लग रही। आप बताएं क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपके मुताबिक कराची के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूंकि मरकज के अंदर भी इंतखाबात मेरे जिम्मे हैं जमात इस्लामी के, तो हाफिज साहब से भी और जो हमारे वहां पर राजा आरफ सुल्तान साहब हैं इंतखाबात के उमूर के इंचार्ज, उनसे मुसलसल राब्ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक जमात इस्लामी 100 के करीब सीटें जो है वो वहां जीत चुकी है 236 में से। और ये एक बड़ा तारीखी रिजल्ट है और हम समझते हैं कि इस पे अल्लाह की खास करम नवाजी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब की मेहनत है, वहां हमारे कारकुनान की, अरकान की, मर्दों की, औरतों की। वहां एक कराची वाले महसूस कर रहे थे कि हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। हमें तो खून और की नदियां मिली हैं या बोरी बंद लाशें मिली हैं, कराची को कुछ नहीं मिला। कराची गंदगी का ढेर बन गया था। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल, बेपना दीगर मसाइल, सफाई के। और तो अब ये हाफिज नईमुर रहमान पे एतमाद किया कराची वालों ने, और एक बड़ी तादाद जो है वो कामयाब हुई है। और ये तो उसके हाफिज बाद प्राचा साहब, ये तो हाफिज साहब का दावा है। पीपल्स पार्टी इसके बरक्स दावा कर रही है और वो कह रही हैं कि हमारी सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं और मेयर भी हमारा होगा। वो तो आपको डिप्टी मेयर की सीट भी देने को तैयार नहीं है। चले, मतलब वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब चंद घंटों की बात है ना। यानी ये सारे रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं, आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जब आ जाएंगे तो फिर उसके बाद दावे तो वही होते हैं ना कि जो आप अपने कारकुनों को खुश करने के लिए दे रहे होते हैं, लेकिन जो हकाइक होते हैं वो तो बाहर सामने आ जाते हैं। इस वक्त हमारे पास जो है वो रिजल्ट, दस्तखत शुदा रिजल्ट जो फॉर्म 11-12 पर जारी किए गए हैं, मैं उनकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ और वो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसमें आपको लगता है कि आप आ गए? मुझे ये बताएं कि पीटीआई कहां गई? पीटीआई के तो बड़े दावे थे, वो तो 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे थे इमरान खान साहब, और वो कह रहे थे कि कराची के इंतखाबात से ये सारी चीज़ साबित हो जाएगी। और अभी हमने देखा कि इससे पहले जो 2018 के इंतखाबात आए थे उसमें कराची ने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी दी भी पीटीआई को। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि वो टॉप 2 में भी नज़र नहीं आ रही पीटीआई? देखिए ना, कराची वालों ने ये तो फैसला किया कि चाहे हमारी वाबस्तगी कहीं है, हत्ता कि एमक्यूएम के साथ भी है, तब भी हम जब वोट जो है वो हाफिज नईमुर रहमान को देंगे कराची के लिए।
और कराची के लोगों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए, सेहत, इलाज। तो इसलिए ये बात यानी थी, और ये हमें मालूम था, पता था। मैं खुद कराची के दौरे पे गया तो कई जगह मुझे लोग वो मिले कि जिन्होंने कहा जी कि हम पीटीआई के हैं लेकिन ये वोट हम आपको देंगे। तो इसलिए एक वहां ट्रेंड जो है वो मौजूद था। तो यानी लोगों के लिए हैरान कुन जरूर है, लेकिन जमात इस्लामी ये तवक्को कर रही थी कि इंशाअल्लाह ताला ये रिजल्ट आए। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये रिजल्ट इतने लेट क्यों हुए हैं, और 9 बजे तक, कल रात अगर 9 बजे देखते हैं तो वाकईतन जमात इस्लामी बड़ा सरप्राइज़ दे रही थी, लेकिन एकदम से रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई मामला ख़राब होते नज़र आ रहे हैं? देखिए ना, ये बात हुई है, मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी बात हुई है और दीगर भी वहाँ, यानी ये बात थी कि जी ये प्रोसेस के अंदर बहुत देर ताखीर लगती है, लेकिन हमने उन्हें कहा कि जी इस ताखीर के अंदर कई खदशात मौजूद हैं और ये खदशात सामने आ रहे हैं। यानी कई ऐसी वीडियोस चल रही हैं, वायरल हुई हैं कि जहां ठप्पे लगाए जा रहे हैं, जहां वोट बैलेट जो है वो लोगों को से छीने गए हैं, उनके हाथ के अंदर थे कि ये बाहर मौजूद थे इतने बैलेट। 301 डिब्बे के अंदर 300 वोट डाले गए और 450 उससे निकले। तो महारल ये करतब और ये मदारियां भी वहां नजर आ रही थी। तो इसलिए ये बात है कि यानी एक खदशा तो मौजूद है, लेकिन अब जैसे यानी कराची के लोगों ने इलेक्शन पे पहरा दिया है, इसी तरह वो वोट पे भी पहरा देंगे। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की इतनी जो सीटें जीतने के पीछे वजह है वो एमक्यूएम का बाइकआउट भी हो सकता है कि अवाम के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, या आप समझते हैं कि एमक्यूएम अगर इसमें होती भी तो यही रिजल्ट्स होते जो अभी हैं? देखे ना, ये अगर रिजल्ट यानी उनकी वजह से होते तो वो खुद क्यों ना इलेक्शन लड़ लेते। उन्हें तो ये नजर आ रहा था कि जमीन निकल चुकी है उनके पांव तले। ये बाइकाट ऐसे नहीं होते, बाइकाट का पता होता है कि भाई कुछ नहीं है, अगर हम इलेक्शन लड़ लेंगे तब ज्यादा खराब होगी सूरत हाल। इसलिए उन्होंने बाइकाट किया। जिस मौजू पे किया कि हल्का बंदियां, वो हल्का बंदियों के लिए तो टाइम दिया जाता है, उसके लिए तो एतराज मांगे जाते हैं, वो वक्त तो उन्होंने गुजारा था, उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्हें महसूस हो गया कि कराची हमारे खिलाफ है, इस वक्त कराची को वो सारी चीजें याद आ रही हैं कि जो एमक्यूएम के जरिए से उनको मिली हैं, और कराची जो है वो निजात पाना चाहता है उस सारे कल्चर से। तो पत्थर का कल्चर, बोरी बंद लाशों का कल्चर, और इसी तरह से लोगों से छीना झपटी का, कुर्बानी की खाले छीनने का, तो उन्होंने बाहर इस का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने बाइकआउट किया है। आपका क्या ख्याल है, ये जो आपने बल्दियात में वोट गेन किए हैं, क्या ये एमएनए एमपीएस को भी मिलेंगे वहां पे जमात इस्लामी? क्या इस सूरत में भी हमें नजर आएगी? जी बिल्कुल आएगी, इसलिए कि लोग जब देखते हैं ना कि जी कोई कारकर्दगी है, दयानतदारी है, यानी यहाँ हर आदमी चाहता है जी कि गुड गवर्नेंस मिले, यहाँ हर आदमी चाहता है करप्शन फ्री हमें निजाम मिले। तो जमात इस्लामी गुड गवर्नेंस भी देती है, करप्शन फ्री भी देती है। आप नहीं समझते कि ये जो लोगों ने आप पर यकीन किया है उसके पीछे एक वजह ये भी है कि पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई से अवाम उकता चुकी है, और आप जो है वो खुलकर किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है सेंटर में? इस वजह से तो नहीं है कि ये यकीन जो है वो जमात इस्लामी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि पीडीएम जो है उनके इल्हाक वाली हुकूमत के भी रिजल्ट देख लिए हैं और पीटीआई के रिजल्ट भी देख लिए हैं, कोई खास फायदा नहीं हुआ अवाम को। तो आप समझते हैं कि ये किसी भी इल्हाक का बाकायदा तौर पर हिस्सा ना होना ये फायदा दे रहा है आपको? हकीकत ये है कि लोगों ने जब ये देखा कि ये दोनों यानी जो तब्दीली के नाम पे आए थे, उन्होंने महंगाई दी, लोग कर्जों की मईशत दी और बदमनी दी, और जो उनके मुकाबले में आए कि हम इससे निजात दिलाएंगे, उन्होंने मजीद हमें कर्जों में जकड़ दिया, महंगाई और बढ़ा दी। तो आम आदमी अब महसूस करता है कि ये हो या वो हो, एक ही तरह के नताइज निकलते हैं
और जमात इस्लामी बहरहाल एक डिफरेंट जमात है। अगर पीपल्स पार्टी की ज़्यादा सीटें हो जाती हैं तो क्या जो जमात इस्लामी है वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेगी यहाँ पे बल्दियात लेवल का, ये नहीं? जमात इस्लामी एक शुराई जमात है, मशावरती जमात है। हमारी शुरा ये फैसला करेगी कराची की कि किस तरह से हमने आगे चलना है। उसमें सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि ज़ेरे बहस सारे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सिर्फ ये बता दें, खुर्रम शेर जमान साहब मेयर के कैंडिडेट थे पीटीआई के, वो खुद ही इलेक्शन हार गए, तो फिर मेयर बनना कैसे मुमकिन है पीटीआई का? पीटीआई तो आउट होगी इस सारे मामले में। जी हाँ, ये जवाब आप उनसे लें, यानी वाकई के दावे कितने थे और हुआ क्या है, तो ये जवाब वो दे सकते हैं। हम तो इंशाअल्लाह ताला हाफिज नईमुर रहमान को शुरू से ही मेयर के लिए लेके आए हैं और वही हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि मुमकिनात में से है कि ये सारे मामलात कुछ असलूबी से हो जाएंगे? जी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत से तवक्को है कि इंशाअल्लाह इसी तरह होगा। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। जी तो हमारे साथ मौजूद थे फरीद पराचा साहब, जिन्होंने हमें बताया है कि जमात इस्लामी का अगला लाएअमल क्या होता है अगर वो ज़्यादा सीटें जीतती हैं तब, और अगर पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी अक्सरियत साबित करती है इन इलेक्शन में तो फिर क्या लाएअमल होगा, क्या पीटीआई से इत्तेहाद करेगी जमात इस्लामी या नहीं? फरीद पराचा साहब की राय आपने जानी। आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जो है ये जाएंगे सारे रिजल्ट्स, और क्या समझते हैं कि मेयर कौन हो सकता है कराची का? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। आसान नहीं होता कि एक बेटी आप इतनी बड़ी करें और वो घर छोड़ के चली जाए। इस तरह के ये सिर्फ एक केस नहीं है कि तो सिर्फ एक केस हाईलाइट हुआ है हमारे सामने, लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। इतनी जलालत इज्जत के बाद भी फिर भी वो वापस लेके आए। उसके पीछे एक गैंग था जो लड़कियों को यहाँ से इंपोर्ट करता है दुबई या दूसरे मुल्कों में। ब्रेन वॉशिंग की गई है उसकी, मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन वगैरह हुई हुई ऐसी कि वो अपनी सेंसेस में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। आज जो हम लोग बात करेंगे वो दुआ ज़हरा केस से रिलेटेड बात करेंगे। दुआ ज़हरा जो कि एक लड़की कराची से बिलोंग करती है और आई गेस 16 अप्रैल 2022 को वो घर से मिस हुई थी एंड देन लेटर पता चला कि उसने बाहर कहीं किसी ओकाड़ा के लड़के से शादी कर लिया। तो हम लोग अपने गेस्ट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कामिल अब्बास। क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको दुआ ज़हरा का पता है? जी। क्या कहना चाहते हैं? आजकल अभी मैं 1-2 दिन पहले न्यूज़ सुन रही थी कि वो घर वापस आ गई अपने पेरेंट्स के साथ, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, जो स्टार्ट में केस हुआ था उसके बाद जिस तरह की कॉन्स्पिरेसीज सामने आ रही थी कि वो खुद भागी है या उसको भगा के मैनिपुलेट करके लेके जाया गया है, तो एट द एंड अगर आप देखें तो वो एक छोटी बच्ची थी 13-14 साल की, और अगर अब वो घर वापस चली गई है तो ये उसके पेरेंट्स के लिए बहुत एक अच्छी बात है। आसान नहीं होता कि एक बेटी आप इतनी बड़ी करें और वो घर छोड़ के चली जाए, तो पेरेंट्स को मेरे ख्याल में अब रिलीफ मिल गई होगी। 13-14 साल की बच्ची वो खुद घर से जा सकती है? लाइक इतने छोटे बच्चे का इतना ज़हन नहीं होता कि वो खुद घर छोड़ के चला जाए, या फिर उसको उस लड़के ने जो है वो वर्गलाया या जो भी है? नहीं, देखें, अब ये आप एक चीज़ कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की कंस्पिरेसीज उठ रही थी, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद दैट ना। कुछ तो था जो सामने नहीं आ रहा था सच। यूट्यूबर्स जा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, फिर उससे एक चीज़ पता चल रही थी, वो एक कंस्पिरेसी आ रही थी कि उसको बताया जा रहा है क्या बोलना है क्या नहीं। तो देयर वाज समथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका हाथ, जिनसे उन्होंने शादी की थी, उनका हाथ ना हो। ऑब्वियसली मैनिपुलेशन हुई है और वो मैनिपुलेट हुई है। उसमें आपको क्या लगता है कि वो 13-14 साल की लड़की खुद घर से गायब हुई या फिर किसी ने उसको इतना प्रोवोक किया या कुछ गलत हुआ उसके साथ जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई? देखें, जब यानी ये जब किडनैप हुई थी तो तब यानी काफ़ी मीडिया के ऊपर भी हाइप थी इस चीज़ की, और उस टाइम यानी ये चीज़ थी कि इसे किडनैप किया गया।
लेकिन जब इसने अपना कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट ये दिया कि जी इसे किडनैप नहीं किया कि अपनी विल की ऊपर जो है ये यानी आपने जो इसका शोहर है जिसके साथ यानी ये गई है तो ये आपने ये विल पर गई है उसके साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी ने इसे प्रोवोक किया होगा या किसी ने इसे ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसे कोई लेके गया होगा, क्योंकि इसके पेरेंट्स वगैरह कोर्ट के अंदर इससे पूछते रहे हैं और काफ़ी इसे इंसिस्ट भी किया कि वापस आ जाओ, लेकिन ये खुद कहती रही है उस टाइम कि जी मैं किसी मर्जी से या किसी की लेकिन वो इतनी छोटी बच्ची है, वो खुद कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है? उसके पीछे ऑब्वियसली कोई होगा तो वो उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया। नहीं डिसीजन, क्योंकि आजकल जिस तरह की हमारी यूथ है हम तो देख रहे हैं कि लव मैरिजेस और ये भाग के शादी करने वाले ये सीन बहुत कॉमन है यहाँ पर। तो इस तरह के ये सिर्फ एक केस नहीं है कि तो सिर्फ एक केस हाईलाइट हुआ है हमारे सामने, लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं ये आपके दिहाई इलाकों में और आप वहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली यानी कि मुझे लगता है कि ये अपनी मर्ज़ी से गई है, क्योंकि वरना अपने पेरेंट्स से कोई इस तरह झूठ नहीं बोलता। कोर्ट के अंदर एटलीस्ट ये कन्फेस कर सकती थी कि मैं अपनी यानी आप घर वालों से अगर वो तंग होती तो यानी कह सकती थी कि मैं घर वालों से तंग थी, मैं करना चाहती थी शादी, उसे करना चाहती थी, घर वाले नहीं करना चाह रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे एंड में ये स्टेप लेना पड़ा, भागना पड़ा। लेकिन वो क्योंकि ना उसने घर वालों से डिस्कस किया और अचानक से वो पता चला जी कि किडनैप हो गया और बाद में पता चला उसका निकाह भी हो गया, तो ये उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो वहाँ पर गई है मेरे अकॉर्डिंग। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं जो कि मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। अब आई डोंट नो ये किससे चैटिंग कर रहे हैं, बट इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? दुआ ज़ारा जो है वो आई थिंक शायद 14 ईयर की थी, उसने शादी जो की थी ज़हीर सिक्के के साथ की थी। उसमें ये भी हो सकता है कि मीडिया का भी हाथ हो सकता है, ठीक है ना, और अगर घर में कोई फैमिली मसला भी हो सकता है, शायद दुआ ज़ारा ने बताने की कोशिश की हो घर वालों को, घर वाले ना माने हों, ठीक है ना, ये भी लिंक हो सकता है। और ये भी अच्छी बात है कि दुआ ज़ारा के जो पेरेंट्स थे वो सपोर्टिव थे। उन लोगों ने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखी आप लोगों ने कि वो वापस लेके आए हैं उन्हें। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी में इस तरह होता है, अगर कोई लड़की घर से चली जाती है अपना ताल्लुक ही ख़त्म कर लेते हैं, बट स्टिल उसके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव रहे हैं कि उन्होंने उस लड़के के अगेंस्ट इतने केसेस किए हैं और इतना सपोर्ट किया अपनी बेटी को और उसको घर वापस ले के आए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है, पेरेंट्स उनके सपोर्टिव थे। हालांकि माशरे में ऐसा नहीं होता, एक फ़ीमेल चली जाए ठीक है ना तो वो कहते हैं छोड़ो, हमारे ख़ानदान से गई, रिलेटिव से गई, सब लोग गई, ठीक है ना, लेकिन उसके पेरेंट्स ने, उसकी वालदा माशाल्लाह ठीक है ना, उसके वालिद ने अच्छी मेहनत की, कोर्ट में गया ठीक है ना, अपने किस्से से लड़े ठीक है ना, इतनी जलालत इज़्ज़त के बाद भी फिर भी वो वापस लेके आए। गुरु उसके बारे में है नॉलेज, उसका कोई केस चल रहा था तो वो कराची से लाहौर किसी लड़के के साथ वो कहते निकाह करके आई है, तो उसने तो कहा था मैं अपने फादर मदर के साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन एंड पे फिर वो अपने फादर मदर के साथ चलेगी है। आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है इसके पीछे ना एक गैंग था, क्योंकि सुनने में आया था इस केस के रिलेटेड कि ये ना दुबई लेके जा रहे थे और कुछ लोग भी थे इसके पीछे, एक गैंग थी जो लड़कियों को लेके जाती इस तरह शादियाँ वगैरह करके ना, तो ये लड़का भी उसमें मुलविस था। जहाँ तक थोड़ी सी बहुत मुझे नॉलेज है इसको लेके, तो वो यही था कि इसको गैंग लेके जा रही थी, लेकिन वो फिर मेरे ख्याल से लड़की नहीं मानी या पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया, मनाया। ये भी एक पॉइंट है कि उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव निकले हैं, उन्होंने एंड तक जो है ना वो अपनी बेटी का काफ़ी ये भी तो देखे ना कि जब बेटी ने खुद मना कर दिया था अपने फादर मदर के साथ जाने से, तो कोई ना कोई तो बात हुई होगी ना। तो अब ये नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन ये है कि शुक्र है कि वो वापस अपने पेरेंट्स के पास चलेगी है। अच्छी बात है, बच्चों को वैसे सोचना चाहिए कि पेरेंट्स सब कुछ होते हैं बच्चों के लिए, तो उन्हें जाना चाहिए। तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पीछे ऑब्वियसली कोई गलत काम है? इस तरह हो नहीं सकता कि एक लड़की जो भी 16 साल की है कि पता नहीं 14 साल की है, क्या एज थी उसकी, अंडर 18 है वो, तो वो रोल में भी नहीं आती थी और वो शादी करके बैठी है उस लड़के के साथ, तो बनता नहीं था उसका। पहली बात तो ये, क्योंकि हमारा लॉ भी नहीं कहता, और अगर इजाज़त दे भी इन केस तो फिर भी माँ बाप की रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप समझते वो बच्चे नहीं समझते, गलती हो जाती है। क्योंकि इसके पीछे एक गैंग था जो लड़कियों को यहाँ से इंपोर्ट करता है दुबई या दूसरे मुल्कों में, तो वो शादी करके लेके जा रहे थे इस तरह, कुछ काफ़ी स्कैंडल्स होते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, दूसरों के लिए भी ना ये एक नसीहत है, लड़कियों के लिए भी और ख़ास तौर पे लड़कों के लिए। मोहम्मद यूसुफ है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आपको दुआ ज़ारा का पता है? जी जी। वो घर छोड़ के गई, इसमें लाइक उसकी खुद की मर्जी थी या फिर उसको किसी ने प्रोवोक किया घर छोड़ने के लिए? अगर वो घर छोड़ के गई है, इसमें हो सकता है कि यानी कि कोई घर वाले उस पर जुल्म करते हों या कुछ ऐसा करते हों कि वो घर में नहीं रहना चाहती हो, ठीक है, लड़के ने उसको इंसिस्ट किया इस बात पे कि वो उसके साथ यानी कि शादी करे,
तो वो कुछ उसको घर की तरफ से रिएक्शन इस तरह का हुआ है तो वो लड़के के साथ गई है ना, वरना वो ऐसे कोई और उठ के तो नहीं इस तरह जाता। अच्छा, 13-14 साल की लड़की की इतनी अक्ल काम कर रही थी कि वो घर छोड़ के चली गई अपने पेरेंट्स? नहीं, उसके साथ बचपन से ही ऐसा कुछ होता आ रहा होगा, वो यूज़ टू हो चुकी होगी इस चीज़ के लिए, तो इसीलिए उसके साथ यानी कि जब 13-14 साल में आके जब ज़्यादा हुआ तो किसी लड़के ने उसको यानी कि कर दिया ना इंसिस्ट के तुम मेरे साथ, तो वो उसकी बातों में आ गई होगी या कुछ इस तरह का हुआ होगा। तो फिर और वो ज़हीर के साथ यहाँ पे आ गई, लेकिन स्टिल उनके केसेस चल रहे थे और उनके पेरेंट्स ने बोला कि दुआ ज़हरा जो भी बोल रही है वो अपने सेंसेस में नहीं बोल रही। ऑब्वियसली उसको कोई मेडिकेशन दे रहे हैं कि वो जो बोल रही है, लाइक उसको जो बोला जा रहा है वही वो बोल रही है। इस बात से तो ये ज़्यादा होता है कि शायद उसको कोई ब्रेन वॉशिंग की गई है उसकी, ठीक है, या तो उसको कोई ऐसी लड़के की तरफ से भी कोई मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन वगैरह हुई हुई ऐसी कि वो अपनी सेंसेस में नहीं है, और या ब्रेन वॉशिंग ही लगता है कि वो ब्रेन वॉशिंग उसकी हुई हुई है। ओके, खैर दुआ ज़हरा तो चली गई अपने घर अपने पेरेंट्स के साथ। उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे जिन्होंने एंड तक अपनी बेटी का साथ दिया। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि इस तरह का कोई भी मसला हो जाए, लोग अपनी बेटियों से लाइक यूँ कहते हैं कि हमारे से लिंक ही नहीं करती है, बट स्टिल उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया और खैर से वो अपने घर भी चली गई। बट अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है किसी भी तरीके से कि वो उसको लाइक प्रोवोक किया गया या फिर वो खुद गई। तो इसके बारे में हम लोग एक और व्लॉग अपलोड करेंगे फर्दर रिसर्च के साथ, एंड हमारे इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, कल का जो इंतखाब है, मुझे पता है MQM का क्या उसमें मौक़िफ़ है या आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जादू था, सर चढ़कर जो बोल रहा था 6 महीने पहले तक, अब उसमें बहुत इफाका हुआ है और लोगों को नजर आना शुरू हो गया कि ये झूठे लोग हैं। जी बिल्कुल, फरागत हो गई है सारी, और लोगों ने अपनी बदएतमादी जो है बिल्कुल शो कर दी है। और ये जो भी आपको रिजल्ट और आपको परसेंटेज नजर आ रहे हैं, ये तो आप देखें कि अब तक जो है यूनियन काउंसिल के रिजल्ट है, और कल से आज तक ये टाइम हो गया, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो क्या हो रहा है, 4 से 6% से ज्यादा रिजल्ट नहीं है, उसको जो है वो 11-12% जो है वो डब्बे लेकर उसके ऊपर मेहनत हो रही है और उसको 11-12% किया जा रहा है। सारी जीतने वाली पार्टीज को कराची के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इन्होंने कराची के मैंडेट से कराची के लोगों से बेवफाई की है। और बेवफाई क्या है कि 53 यूनियन काउंसिल इंक्लूड करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि पीपल्स पार्टी है, जो कि बहुत आसानी से बात नहीं मानती, वो मान गई और उसने लेटर लिख दिया सेक्शन 10A के विड्रॉ करने का इलेक्शन कमीशन को, जिससे अगर ये पार्टियां जो है वो रुक जाती हैं 1 महीने, सब खड़े हो जाते साथ, तो कराची को 53 नई यूनियन काउंसिल मिलती, यानी कि एक पूरा नए शहर का बजट मिलता, एक पूरे नए शहर का के पैसे मिलते, अख्तियारात वसाइल मिलते। लेकिन इन्होंने जो है वो लोगों का की फिक्र किए करने के बजाय अपनी जो है वो इजारादारी और अपने पर्सनल प्रिविलेजेस के साथ के लिए ना इन्होंने ये इलेक्शन किया और लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, अब लोगों ने तो मुस्तरद कर दी है, लेकिन देखें कराची में डीलिमिटेशन नहीं हुई, और मुझे पता है कि वहाँ की आबादी अब 3 करोड़ से भी ज्यादा है, तो ये तो बड़ा एक जुल्म है अगर इस तरह से हमने इलेक्शंस करने और इलेक्शन कमीशन अगर वहाँ पे फ्रेश सेंसस नहीं कराता। तो देखिए, बहुत माजरत के साथ मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने का जो कानूनी तौर पर हमें बताया जा रहा है, देख रहे हैं हम कि भाई इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन नहीं है कि सेक्शन 10(1) को की अहकामात को ना मानने का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन। और ये किसने तजवीज़ की है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, ये वाली बात कि आपका मसला जो है वहां से आप प्रॉपर फोरम पे जाएं। प्रॉपर फोरम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मनाने में 3 महीने लग गए। जब उसने लिख दिया सेक्शन ये विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं था, उसने मनोवन बात माननी थी, लेकिन उन्होंने बात मानने के बजाय इलेक्शन करवा दिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, PTI के इमरान खान साहब जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर साहब को दिन और रात जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, MQM ने तो या कराची के लोगों ने तो उसका अशर शीर नहीं किया। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई जो तेज आवाज में गालियां बकेगा उसकी बातें सुनी जाएंगी, जो शराफत से, कानून से, एथिक्स से काम लेगा वो जो है वो फिर पाकिस्तान में रुसवाई रहेगा।
मुर्तज़ा कमाल साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो एक बड़ा लेसन है हमारे लिए, हम जो ऑब्जर्वर्स हैं, कि इतनी बुलंदी पे जाके तहरीक इंसाफ की इतनी ज्यादा डाउनफॉल कैसे मुमकिन हुई वहां पे? आमाल का नतीजा है। अल्लाह ताला हुकूमत दे के भी, इख्तियारात, वसाइल, इज्जत दे के भी आजमाता है और सब कुछ छीन कर भी आजमाता है। पीटीआई इस किरदार को अदा करने में बुरी तरह से नाकाम हो गई, अपना कैरेक्टर शो करने में नाकाम हो गई, और वो इस पॉपुलैरिटी को, इस इज्जत को और इस ओहदे को, इस हुक्मरानी को के ऊपर जो उनको किरदार अदा करना था, वो किरदार जो शो करना था, जो कैरेक्टर शो करना था, वो कैरेक्टर नहीं शो कर सके। वो और इस वजह से आज बिल्कुल रुसवाई की उरूज पर हैं। लोगों को नजर आ गया सारा कि इनके पास कोई प्लान, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। अच्छा, ये 2018 में भी इससे बुरी पोजीशन थी सारी, लेकिन आपको पता है सारा वो तो मैनेज हुआ है। अब तो पाकिस्तान में किसी को इसके ऊपर कोई जो है वो है नहीं। लेकिन थोड़ा सा जब ये हटे हैं तो इनके हटने की वजह से एक सिंपैथी वोट आया, क्योंकि सामने डेफिनेटली जो है वो पार्टियां ऐसी थी जिनसे लोग 40 से तंग थे। लेकिन उन्होंने उसका भी एक टाइम होता है ना, वो टाइम जैसे जैसे गुजरता चला जा रहा है, ये अपने साइज में आते चले जा रहे हैं। और ये तो चूंकि एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया, अगर एमक्यूएम हिस्सा लेती तो ये जो अभी जितने 25-30 सीटें इनको मिली है यूनियन काउंसिल की, ये भी नहीं मिलती। और जो पार्टियां भी जो है वो नंबर 1, 2 आई हुई, इनके भी नंबर ये नहीं होते। देखिए, उनका तो मुझे समझ में आता है, लेकिन मेरी किताब में जो थोड़ी सी गलती हुई है हमसे, हम जमात इस्लामी को ज्यादा ऊपर रख रहे थे किसी भी जमात से। हमारा ख्याल था कि उनका काफी स्कोर होगा, लेकिन ऑब्वियसली चले फाइनल रिजल्ट आया, वो नहीं हुआ। लेकिन अब आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन हुआ है कराची का, पहली और दूसरी स्टेज का, यही अप्रैल में पंजाब के अंदर भी यही रिफ्लेक्शन होगी, पीटीआई इसी तरह डाउन होगी, कि आपको लगता है पंजाब में बरकरार रख सकेंगे? देखिए, पंजाब में की सियासत डेफिनेटली जो है वो यहाँ से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ डिपेंड करता है नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर। अगर नवाज शरीफ जो है वापस नहीं आते और मरियम बीबी जो है वापस नहीं आती, और अगर जो है वो उनकी कैंपेन के बगैर ये जो है इलेक्शन होंगे, तो मेरा पॉलिटिकल तजजिया ये है कि जो कुछ भी जो है वो नजर आ रहा है, एक कमी नजर आ रही है पीएमएलएन के सफों में पॉलिटिकली, तो मुझे लगता है कि फिर जो है वो इनको मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो आ जाते हैं मुल्क वापस और वो कैंपेन चलाते हैं, और मरियम बीबी आ जाती हैं, वो कैंपेन चलाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए फिर मुश्किलात है। असल में मैं जिस तनाजुर में ये बात कर रहा हूँ मुर्तज़ा साहब, वो ये है कि कराची में बहुत ज्यादा वादे किए गए थे और झूठे बजट दिए गए, कभी 1100 बिलियन, कभी 150 बिलियन। आपको याद होगा, आपसे मेरी मुलाकात भी हुई, तो आपने मुझे पहले दिन ही कहा था कि जनाब इनमें से एक पाई नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, इमरान खान बहुत सीरियस है और वो लगाएगा पैसे। आपने कहा एक आना भी नहीं लगाएगा, वो नहीं लगाया। तो फिर जनूबी पंजाब में भी उन्होंने नारा मारा था कि सूबा बनाना है। तो यही हेट्रेड जो है जनूबी पंजाब में भी तो जा सकती है ना, फिर वहां पे रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आपकी मेहरबानी, आपने इसको रिकॉल कराया, और हमारी कई भी बात सही साबित हुई ना मुबशिर भाई, और कुछ भी नहीं आया, सारी कुछ चीजें वो खराब हुई। बल्कि इससे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि जिन पार्टियों की हुक्मरानी थी और लोग पहले उनको बुरा कहते थे, उनसे बजन थे, इस 4 इमरान खान साहब की हुकूमत ने उन सबको जो है वो क्लीन चिट दे दी है ना, उन सबको जो है वो आब जमजम से धुला दिया, नहला दिया। अब वो सब फरिश्ते बनकर जो है वो बिल्कुल अब उनकी अगली कई नस्लें जो है वो तैयार हैं हुक्मरानी करने के लिए। और अब जो कोई अब अगर किसी ने तब्दीली का नारा लगाया, लोग उसको जो है वो डेफिनेटली अच्छे अल्फाजों से उसे याद नहीं करेंगे, क्योंकि तब्दीली का जो अंजाम हुआ है वो बहुत ही भयानक हुआ है। तो जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो जुल्म हुआ है, वो लोगों से उम्मीद छीन ली गई है। अब लोग किसी बात पर तैयार नहीं होंगे। सारी अच्छी बातें, सारी अच्छी चीजें, उसको इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया है कि सारी अच्छी चीजों को और अच्छी बातों का असर ही खत्म हो गया, उसके मायने बदल गए सारे। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मैं समझता हूँ। और आगे अब जो वो आप किससे डराए, किस चीज से डराएंगे? आप नैब से डराएंगे, गिरफ्तारी से डराएंगे? वो सारी चीजें कर तो नहीं आपने, और फिर रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। अब ये मुझे बताइएगा कि कराची वालों ने
पहली बारी फेडरेशन के लिए वोट दिया और उन्होंने पंजाब की एक पार्टी को, पीटीआई को भरपूर मैंडेट दिया, चाहे जायज था चाहे नाजायज था, लेकिन दिया उन्होंने। और उन्होंने उसके बाद उसमें जलसों में भी शिरकत की, जुलूसों में भी शिरकत की, सब कुछ की। अब जो मुहाजिर है बेचारा, जो टिपिकल उर्दू स्पीकिंग है, वो किस तरफ जाएगा? उसके हकूक की कौन बात करेगा? उसने तो हर तरफ से धोखा खा लिया। नहीं मुबशिर भाई, जो हमने ये जो कदम उठाया है ना, इंशाल्लाह ताला ये रेस्टोर कर दिया इसने, और मैं आपके उसके असरात देख रहा हूँ। ये हमने बहुत बड़ा कदम उठाया। ये 3 मार्च 2016 से ज्यादा मुश्किल फैसला था हमारा एमक्यूएम के साथ मर्ज होना, और हम जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जो है मर्ज हुए। इससे एक नई लहर आई है और लोगों ने हमारी बात समझी है, मानी है। और ये जो बॉयकॉट किया है लोगों ने, ये 4%, 3%, 4% जो है वोटिंग टर्नआउट रहा है, ये इस मर्जर का, इस रीयूनिफिकेशन का नतीजा है। लोग एसोसिएट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक है इसका। और इंशाल्लाह ताला जी बिल्कुल गलतियां हुई हैं, हो रही होंगी, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लोग जानते हैं। और जो लोग हमारे अगेंस्ट आए वो सब लोग नाकाम हो गए। पीटीआई नाकाम हो गई, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकी और किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आखिरी दफा शहर हमारे हाथों से बना था, हम इस शहर को दोबारा बनाएंगे। ना कि सिर्फ आपने मुहाजिरों की बात की कि मुहाजिरों के लिए कोई एक विंडो मिली है, बल्कि शहर में रहने वाले तमाम जो मुस्तकिल बाशिंदे हैं, पख्तून हैं, हमारे सिंधी भाई हैं, हमारे बलोच हैं, यहाँ पर पंजाबीज हैं, हजारेवाल हैं, कश्मीरी, इन सब लोगों, कराचियाट जितना भी है, हैदराबाद के जितने लोग हैं, अर्बन सेंटर में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जुबान के हैं। देखिए हमने 7 सालों में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की है। हमारे पास एक बहुत बड़ा क्लाउड है और हमने अपने नैरेटिव को कोई चेंज नहीं किया। हम भी वही बात कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब हमारे पास आए थे, उन्होंने सारी जुबानें बोलने वालों की बात की, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जुबानें बोलने वालों की बात की। तो मैं समझता हूँ कि कराची को कहीं और नहीं देखना, कराची जो है वो, कराची का मसला कराची की पार्टी हल कर सकती है। और कराची की पार्टी से मुराद किसी एक जुबान वाली पार्टी नहीं है, सारी जुबानें बोलने वाले कराची में इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी हम पूरी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स करने जा रहे हैं। लोगों को हम ये बददियानती हुई है, मैं समझता हूँ ये गद्दारी हुई है कराची के लोगों से। जिन पार्टीज ने ये इलेक्शन लड़ा है सेक्शन 10(1) के विड्रॉल के लेटर के बाद, जहाँ पर 53 यूनियन काउंसिल पीपल्स पार्टी जैसी हुकूमत मान चुकी थी, एक पूरा शहर बनता है 53 यूनियन काउंसिल पे, उसके बाद ये इलेक्शन लड़के उन्होंने कराची के लोगों से ज्यादती की है। हम ये मुकदमा लेकर हर घर के ऊपर जाएंगे, हम हर अदालत में जाएंगे और एक ऐसी मूवमेंट बनाएंगे कि आगे आने वाले इलेक्शनों में इंशाअल्लाह ताला आपको इसके असरात नजर आएंगे। लेकिन मुस्तफा भाई मुझे एक बात बताएं, आप ये जरा इंसाफ से मुझे एक बात बताएं कि जुल्म की भी एक हद होती है कि पूरे पाकिस्तान को खिलाने वाला, पालने वाला शहर जो है, उसके अपने नलके में पानी ना आए, उसकी अपनी सड़क जो है वहां पे खड्डे हो, धूल हो, उसके अपने बच्चे जो है उनकी सिक्योरिटी ना हो स्कूल जाते हुए, उसके बच्चों को अब ये सिक्योरिटी ना हो कि पता नहीं बाप रात को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। यानी कराची को क्या मिल गया इतना खिलाने का, इतना सबको पालने का? मुबशिर भाई, आई कांट एग्री यू मोर ऑन दिस। और यही हमारा रोना है, यही हमारा मकसद है, यही हमारी जद्दोजहद है। और हम ये बात बार बार इल्तिजा करते हुए कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये वो शाख है जिस पर आप खुद पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है। कराची वो दरख्त की वो शाख है, पाकिस्तान के दरख्त की वो शाख है कि जिसपे पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है। और इस शाख को अगर आप काटेंगे तो ये सिर्फ कराची नहीं गिरेगा, पूरा पाकिस्तान गिर जाएगा। खुदा के वास्ते हम पर रहम कीजिए। ये दूध देने वाली गाय कराची है, इसको चारा खिलाइए, इसको पानी दीजिए। मैं देखिए मुबशिर भाई, हम तो पहाड़ों पर हथियार लेकर नहीं चढ़ सकते और हम ये करना नहीं चाहते, और हम जो है वो यहाँ पर रियासत से लड़ना नहीं चाहते। हम तो अपने हुकूक की बात हुकूमतों से, रियासत से करते रहेंगे अमन के साथ। ठीक है, अगर पाकिस्तान को चलाने वाले पाकिस्तान की तबाही बर्बादी का मंजर इसी तरह से देखना चाहते हैं और इसी तरह से खामोश रहना चाहते हैं और कोई अपना रोल प्ले नहीं करना चाहते, तो देखिए ये पाकिस्तान सिर्फ हमारे अकेले का नहीं है, सब लोगों का है। ये कराची हमने तो अपने जो हम पर वाजिब भी नहीं था ना, हमने वो कर्ज भी अदा किया है। जो हम पर वाजिब भी नहीं था, हमने वो भी कर्ज अदा किया है। तो मैं तो बिल्कुल इसके अंदर कोई मुझे मुबालगा आराई नहीं है, कोई इसके अंदर मुझे जो है वो कोई इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि कराची को के साथ ज्यादती है और इस ज्यादती का थ्रेशोल्ड लेवल बिल्कुल छलक रहा है, जिसे कहते हैं ना। अब इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है बर्दाश्त करने की। अब ये अगर अब ज्यादतियां कम नहीं हुई, अगर इन जख्मों पे मरहम नहीं रखा गया, यकीन करें इसका नुकसान जो है पाकिस्तान उठाएगा।
लेकिन एक बात मुझे बताएं कि आप लोग मुख्तलिफ पार्टियां बने हुए थे, मुख्तलिफ फैक्शंस में थे, ठीक है, जो भी आपकी पॉलिटिक्स है वो आपका राइट है, आप जैसे मर्जी करें, लेकिन जो आपके वर्कर के सतह पे लोग हैं वो तो एक दूसरे से दस्तों गिरबां हुए थे, टेम्पर्स व हाई, और बुरा भला कहा जा रहा था, एक दूसरे से बैलेट बॉक्स बचाया जा रहा था। अब जब आप उनको कहते हैं कि अच्छा भी हमने मिल लिया, तो उनको कितना टाइम लगेगा फितरी तौर पे बताइएगा मुझे, सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं, फितरी तौर पे कितना टाइम लगेगा कि वाकई एक दूसरे को कबूल कर लें? मोशर, एक बड़ी जबरदस्त बात आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, एक बात आप बिल्कुल मैं रिकॉर्ड के साथ ये बात कहता हूँ कि हमने 7 सालों की सियासत में इख्तिलाफात किए हैं, उन इख्तिलाफात को दुश्मनी में कन्वर्ट नहीं किया। कराची की सियासत दुश्मन बनाने वाली सियासत थी कि जो आपका नहीं है उसको मार दो, जो आपका नहीं है उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, जो आपका है बस उसे जिंदा रहना चाहिए। ये सियासत थी पाकिस्तान कराची में। एक दूसरे के जनाजों में नहीं जाते थे, एक दूसरे की खुशियों में नहीं जाते थे, मुखालफिन के साथ बैठ। आपको याद है जब हम लाहौर आते थे और आप जब मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों को बुलाते थे, तो मैं मुबश्शिर भाई, आप याद है आपको कि मैं कहता था मुबश्शिर भाई ये माहौल कराची में नहीं है। आई एनवी दिस सिचुएशन के यहाँ पर सारी पार्टी के लोग अपने इख्तलाफात रखने के बावजूद एक साथ बैठ टेबल पे हंसी मजाक करते हैं, चीजें करते हैं। हमारे यहाँ तो ये निजाम, ये सिस्टम ही नहीं है। मैं उस वक्त से ये वाली बात कर रहा हूँ, इस वाली बात को मेरे ख्याल में 15 सालों में से भी ज्यादा की बात है। कराची में वो माहौल था। हमने आने के बाद अपनी सियासत से उस माहौल को खत्म किया है। तो मशहूर के अल्ताफ हुसैन साहब, एमकेएम पाकिस्तान और दूसरी पार्टी से हमारा बिल्कुल उरूज का, जैसे कहते हैं ना कि हमारा इख्तलाफ था, लेकिन yet we did not convert those differences into enormity, into making enemies. हमने दुश्मन नहीं बनाए, हमने इख्तलाफ किया दुश्मन। उसकी ये वजह है, उस पॉलिसीज की वजह से, चूंकि हमने एक दूसरे को नहीं मारे हुए, खुदा अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक दूसरे को फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाया हुआ, इख्तलाफ किया है। और आज चूंकि चैलेंजेस हमारे सरों पर आ गए हैं कि आज हमारे इस इख्तलाफ की वजह से, क्योंकि मैं अपनी बात पर कायम हूँ आज तक, सारी बातें जो की हैं, लेकिन चूंकि इस डिफरेंस की वजह से, इस स्प्लिट की वजह से दूसरी पार्टी जिसका स्टेक नहीं है यहाँ पर, वो शहर पर कब्जा करने के ख्वाब देखना शुरू हो गए और वो तैयारी करके बैठ गए, मंसूबाबंदी करके बैठ गए। इसलिए हमने अपने आप को पीछे करके अपनी अना को मार का काम किया। ये मैंने अपने कारकुनों से छुपाई नहीं, ये वाली बात उनके सामने रखी, ये वाली बात। और मैं मुबश्शिर भाई बहुत शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमारी ये सच्चाई कारकुनों के दिलों में उतारी है। अभी एमकेएम का और पीएचपी का वर्कर बहुत खुश है, एक भी डिफेक्शन नहीं हुई, एक आदमी, एक साथी भी, एक वर्कर भी पार्टी छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं गया। तो इट इज अ ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, लेकिन उसका तफसीली जवाब मैंने आपको दिया कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं, बल्कि दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अब मेरा ख्याल है सुकून हो जाएगा उनको कि आप कितनी देर लड़ाई करें, उम्र होती है हर चीज की भी। अब बार बार सौलत मिर्जा तो नहीं पैदा करने हर घर में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों की एमक्यूएम की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? इलेक्शन तो हो गए, नाउ व्हाट? मुबश्शिर भाई, हम जो है वो कल डे आफ्टर टुमारो, परसों, अपने कारकुनों का एक हमने जनरल का इजलास बुलाया है। वो इजलास जो है वो इंशाल्लाह ताला मीडिया के सामने होगा और वो जलसों से बड़ा, पार्टी के जलसों से बड़ा इजलास है। दोनों जो मर्ज हुई पार्टी का इजलास बुलाया एमकेएम के झंडे के नीचे। हम वहां पर आगे का पूरा लाहेमल देने जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम ये जो सेक्शन 10(1) का विड्रॉल है ना, ये एफआईआर है उन पार्टीज के लिए, अवामी एफआईआर है उन पार्टीज के लिए जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है। वो 1 महीने सब्र कर लेते और 53 यूनियन काउंसिल जो है वो पीपल्स पार्टी मान चुकी। पीपल्स पार्टी हमारा 70 का क्लेम था, 53 वो मान चुके, लेटर लिख दिया कि हमसे गलती हो गई है, इसको डिलिमिटेशन जो है उसको सही कर लेते हैं। उसके बावजूद जो है वो पार्टी इलेक्शन में चली गई। 53 यूनियन काउंसिल के फंड नहीं मिलेंगे, लोगों को अख्तियार नहीं मिलेगा, वसाइल नहीं मिलेंगे। अगर ये 1 महीने के बाद जाते, भले जो आज जीते कल हमें हराकर वही जीत जाते, लेकिन कराची का फायदा हो जाता। हम ये बात कराची के लोगों के घरों पे लेकर जाएंगे और उनको रोडों पर निकालेंगे। हम अदालतों में जाएंगे और हर वो जमहूरी और आईनी काम करेंगे कि जिससे कराची के हुकूक को वापस लिया जा सके। ये अगर नहीं है तो सारे इंतखाबात बेकार हैं। किसी का मेयर बनना, किसी का यूसी चेयरमैन बनना,
कोई फायदे की बात नहीं। अगर कराची एक छोटा पूरा 53 यूनियन काउंसिल पर एक शहर बनता, शहर एक पूरे शहर के हालात, वसाइल, पैसा, पावर, उसके वोटर की जो है वो उसकी चीज तो सब छीन ली गई है और वो यहाँ पर इलेक्शन हो गए। इस वाली बात को लोगों ने समझ भी लिया है, हम लोगों को रोड पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मुस्तफा कमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सुन रहे थे सैयद मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू। अब हालिया मर्जर हुआ है MQM का तमाम धड़ों का आपस में, और उम्मीद की जा रही है कि अब मजीद ये कराची और हैदराबाद की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकेंगे। परवेज लाई साहब का जो फ्यूचर है वो मुझे बड़ा मखदूश नजर आ रहा है। अपने बेटे की वजह से आप समझ लें कि उन्होंने अपनी कई डेकेड्स की जो सियासत है उसको तबाह बर्बाद कर लिया, और ये हमने कई दफा देखा है बड़े घरों में कि अपनी औलाद के हाथों जो है बड़ा आदमी जो है वो रोंदा जाता है। अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। Until the next time, अल्लाह हाफिज। मिल रहा कुछ नहीं है, आप कमाएगा आप खाएगा भाई। भट्टो जिंदा है। अच्छा जी, लेकिन जब तक भट्टो मरेगा नहीं, ये इसी तरह रहेंगे, ये हमें भी पता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंध में मौजूद हूँ और सिंध के भी तकरीबन जो बलोचिस्तान से मलेका इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान भाई, ये ज़रा इसका पूरा एक सर्कल लेके दिखाएं मोटरसाइकिल का, कि सिंध के अंदर किस तरह से, यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर सिंध 100 साल पीछे है पंजाब से तो भी ठीक है, और अगर आप कहें कि सिंध के लोग किस तरह से यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, तो ये भी एक अपनी मिसाल आप है। ये एक मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, ये बेसिकली पूरे इलाके के लिए हॉर्न है कि मैं आ गया हूँ बच्चों के लिए। अब्दुर्रहमान भाई इस साइड पे आइए। अच्छा, ये दिखाना ये जा रहा हूँ कि हमारे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ये लच्छे वाली मशीन होती थी, लच्छा बनता था, जो पुराने लोग हैं उनको पता था। इसके नीचे ये जो मशीन है, इसके ये जो दरमियान जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, इसके अंदर चीनी डाल के अंदर थोड़ा सा रंग डालकर इसके नीचे आग जलाई जाती थी। तो जब इस व्हील को ऐसे घुमाया जाता है, व्हील को घुमाए ज़रा, व्हील घूमने से फिर लच्छा बनता था, और बड़ी अच्छी तरह याद है हम ये लच्छा खाया भी करते थे। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि 20 साल हो गया मैंने ये लच्छे वाली मशीन लाहौर में नहीं देखी दोबारा से। साईं कितना पैसा कमाते हो इस पे? हैं? मेरी गंज कमाए थे भाई 1500 1000 रोज का। 1000 दे ही है। 1000 है। हाँ। कितना पेट्रोल कितना लग जाता है? 300 का पेट्रोल। 300 का पेट्रोल लगता है, 700 बचा लेते हो। जी सही। तो कैसे जिंदगी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तभी गंज है। बच्चे पढ़ते हैं, गंज है, आटा मिल रहा है, शुक्र है, यानी कि सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है कुछ नहीं है, आप कमाएगा आप खाएगा भाई। अच्छा, हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना, मिल जाता है आसानी से? नीचे गंज है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टो जिंदा है। अच्छा जी। तो ये एक सूरत हाल थी सिंध से। जैसे कि मैंने बताया कि हम पूरी दुनिया से 100 साल पीछे हैं, और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब से सिंध के ये जो दही इलाके हैं ये 100 साल पीछे हैं। ये जो यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल, आपको पंजाब में पंजाब की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर से भी वो जो तस्वीरें होती थी वो निकल चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये देख लें, पूरा ये छानपुरा भी शायद इकट्ठा करते हैं इस पर। क्यों जी? छानपुरा भी, कबाड़ भी इकट्ठा करते हैं इसी पे? कबाड़ भी कब्जा कर दबा, ये चीज लो दो है, यानी कि कुछ भी एक रोजगार कमाना है, कुछ भी इकट्ठा करते जो जिस बाटे भी है, लो दो भी है भाई। गंज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी, भट्टो जिंदा है? भुट्टो तो मर गया है, हमारे लिए जिंदा है, हमारे आज़ार के लिए जिंदा है। हमारे अगर अव्वल तो इंसान, पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में कहीं पैदा होना है तो आप कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें कि आपके बच्चे पंजाब में पैदा हों। नहीं तो अगर सिंध में अगर पैदा होते हैं तो अल्लाह से दुआ करें यहाँ तो वो सरदार हों, गरीब अवाम ना हो। जब तक ये भट्टो, अगर हाँ ये तरक्की याफ्ता लोग होते, इनकी तरीम होती, सारा कुछ मैसर होता, तो भट्टो जिंदा अच्छा लगता था हमें भी। लेकिन जब तक भट्टो मरेगा नहीं, ये इसी तरह रहेंगे, ये हमें भी पता है। तो ये एक वीडियो थी सिंध से, मैंने आपको अपडेट किया। अब आगे चलते हैं, आपको सिंध का कल्चर भी दिखाएंगे, सिंध के लोगों के हालात भी दिखाएंगे। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो की तरफ।